अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत पर आज अक़लियतों को दी जाने वाली 1 लाख रुपए की माली इमदाद, गृह लक्ष्मी, दलित बंधु, आसरा पेंशन की तकसीम, नोटरी की ज़मीनों को बाकायदा बनाने और दीगर स्कीमात व प्रोग्राम्स की अमलावरी का जिला कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए जायजा लिया और जिला कलेक्टर्स को मुख्तलिफ हिदायत और मशवरे दिए। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR की हिदायत पर नोटरी की अराजियात को बाकायदा बनाने के लिए GO 84 जारी किया गया। इस स्कीम के तहत दरखास्त के उसूल के लिए आला सतह पर तशहीर की जाए और मौसूल होने वाली दरखास्तों की जल्द अज जल्द जांच करते हुए ज़मीनों को बाकायदा बनाने की हिदायत दी। उन्होंने GO 59 के तहत अब तक नोटिस हासिल करने वालों से रेगुलराइजेशन के लिए तयन करदा फीस को जमा करने की दरखास्त गुजारों को तरगीब देने की बात कही। इसके अलावा रियासत के मुख्तलिफ अजला में ज़ेर इल्तिवा हमदर्दी की बुनियाद पर दी जाने वाली मुलाजिमतों के तकर्रुरात के अमल को फौरी मुकम्मल करने की हिदायत दी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान चीफ सेक्रेटरी ने यौम आज़ादी की 75वीं सालगिरह की तकारीब के हिस्से के तौर पर रियासत भर में एक ही दिन लगाए गए 1 करोड़ पौधों के प्रोग्राम को कामयाब बनाने पर जिला कलेक्टर्स को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने हरितारम प्रोग्राम के तहत शजरकारी के कामों को सितंबर के दूसरे हफ्ते तक मुकम्मल कर लेने की हिदायत दी। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में चीफ सेक्रेटरी के हमरा महकमे बल्दी नज़्म नस्क के स्पेशल सेक्रेटरी अरविंद कुमार और दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे के जलसे में तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से जारी करदा डिक्लेरेशन पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म X पर इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत अवाम को राशन फराहम करने में नाकाम रही, ऐसे में तेलंगाना में इसकी बातों पर कौन यकीन करेगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम जो शऊर की अलामत है, जानते हैं कि SC और ST के डिक्लेरेशन के नाम पर कांग्रेस कई वादे कर रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में BJP की कोई तारीख नहीं है और कांग्रेस का कोई मुस्तकबिल नहीं है। उन्होंने कहा कि रियासत की हुक्मरां BRS वाहिद पार्टी है जिसकी तारीख और मुस्तकबिल दोनों हैं। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने BC तबकात में चेक तकसीम करने के बाद खिताब करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत वजीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में BC तबके की तरक्की और उनकी सेहत का खास ख्याल रख रही है। इसीलिए BC तबके को तालीम से आरास्ता करने के लिए रेसिडेंशियल स्कूल्स का क़याम अमल में लाया जा रहा है और मनबड़ी मना स्कूल प्रोग्राम के तहत स्कूलों में बुनियादी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। साथ ही सरकारी स्कूलों में मियारी तालीम को फ़रोग़ दिया गया। उन्होंने बताया कि सरकारी दवाखानों में खानगी दवाखानों की तरह सहूलतें फराहम करने से अवाम का एतमाद सरकारी दवाखानों पर बढ़ गया है। लोग खानगी दवाखानों के बजाय आजकल सरकारी दवाखानों में इलाज करवाने को तरजीह दे रहे हैं।
बीआरएस के रुकन असेंबली एम जनार्दन रेड्डी ने कांग्रेस कायदीन और कारकुनों के खिलाफ एक मुतनाज़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस वालों को मारकर फेंक दिया जाएगा। नागर कर्नूल असेंबली हल्के से नुमाइंदगी करने वाले बीआरएस के रुकन असेंबली जनार्दन रेड्डी ने अपनी 10 साल सियासी जिंदगी के मौके पर शुरू करदा पदयात्रा के दौरान तुक्कापल्ली मंडल में खिताब करते हुए कहा कि अगर कोई उनके नाम पर आता है तो या फिर उन्हें बुरा भला कहता है तो एक को मार के फेंक देंगे। उन्होंने ये भी इंतबाह दिया कि कांग्रेस कायदीन को गांव में घूमने फिरने से मुहाल कर दिया जाएगा और अगर वो चाहें तो कांग्रेस पार्टी का हाथ बाकी नहीं रहेगा। अरे नादो పెట్టుకుంటారా भाई నాతో పెట్టుకుంటే మీకే ఊళ్ళో మేనేజర్ भाई నాతో పెట్టుకుంటే మీ ఊళ్ళో మేనేజర్ నేను తలుచుకుంటే కాంగ్రెస్ వాడు నా క్యాడర్ చెప్తే ఒక్క నా కొడుకు ఇక్కడ తిరిగాడు ఒక్క నా కొడుకు ఇక్కడ తిరిగాడు ఒక్క నా కొడుకు ఇక్కడ తిరిగాడు దమ్ము ఉంటే ధైర్యం ఉంటే రేపటికి కాంగ్రెస్ తిరిగారు ఒక్కని కాచి పడబెట్ట నా సంగతి తెలియదు మన గెలుకుతున్నారు। बीआरएस रुकन असेंबली दाम नागेंद्र ने पीआर नगर में कांग्रेस और बीजेपी के कारकुनों को आज बीआरएस में शामिल करते हुए उनका पार्टी में खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी अपने कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 5 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी मुतारिफ करवाई है। उन्होंने कांग्रेस की जानिब से SC/ST डिक्लेरेशन जारी करते हुए दलितों को 12 लाख रुपए दिए जाने के वादे पर तबसरा करते हुए कहा कि जब बीआरएस हुकूमत दलितों को 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया तो उस वक्त कांग्रेस कायदीन ये दरियाफ्त कर रहे थे कि ये रकम कहां से लाई जाएगी। अब कांग्रेस 12 लाख रुपए देने का ऐलान किस तरह कर रही है। नागेंद्र ने कहा कि कांग्रेस इंतखाबात तक रोज एक बोगस डिक्लेरेशन जारी करेगी, क्योंकि इसी तरह के डिक्लेरेशन कर्नाटका में भी इंतखाबात से कबल जारी किए गए थे, लेकिन इख्तिदार हासिल करने के बाद एक पर भी अमल नहीं किया गया। దళితులకు 10 లక్షలు ఇస్తే ఎట్లా ఇస్తారు, ఎన్ని అప్పులు చేస్తారు రాష్ట్రం అని చెప్పి అక్కడ ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు చెప్పారు। మరి 12 లక్షలు ఇస్తామని మీరు అంటున్నారు, అదేవిధంగా 4000 రూపాయల పెన్షన్లు ఇస్తామంటున్నారు। ఎంత పెద్ద మనుషులను తీసుకొచ్చి ఇవాళ మొన్న ఒక డిక్లరేషన్ చెప్పారు, ఇవాళ దళిత డిక్లరేషన్ అన్నారు, మళ్ళీ రేపు ఎల్లుడో మహిళా డిక్లరేషన్ అంటారు। రోజు ఒక డిక్లరేషన్లు వీళ్ళు ఇచ్చే డిక్లరేషన్లే తప్ప వీళ్ళ డిక్లరేషన్కి శాంటిటీ ఉండదు, దానికి ఒక విలువ ఉండదు। ఎందుకంటే డిక్లరేషన్లు ఇచ్చిన మాటలు చాలా ఉన్నాయి, చెప్పిన మాటలు చాలా ఉన్నాయి। మొన్ననే కర్ణాటకలో జరిగినటువంటి మాటలు ఆడ కూడా చాలా డిక్లరేషన్లు ఇచ్చారు, ఒక్క మాట కూడా నిలబెట్టలేకపోతారు। కాంగ్రెస్ పార్టీ పాలించే రాష్ట్రాలలో మీరు 12 లక్షలు దళిత బంధు ఇస్తున్నారా? ఇవ్వకుంటే ఇచ్చి మాట్లాడండి, ఇక్కడికి వచ్చి 4000 రూపాయల పెన్షన్ ఇస్తున్నారా? ఇవ్వకుంటే ఇచ్చి మాట్లాడండి। మీరు పాలించే రాష్ట్రాల్లో డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇస్తున్నారా? కట్టారా? కడితే ఎన్ని కట్టారు? కట్టకుంటే ఎందుకు కట్టారు? అక్కడ ఇచ్చి మాట్లాడండి। ఈరోజు మహిళలకు సంబంధించి వడ్డీ లేని రుణాలు ఎక్కడ లేదు, భారతదేశంలో వడ్డీ లేని రుణాలు ఇచ్చేటువంటి ఏకైక రాష్ట్రము మా పొదుపు సంఘాలకు 10 లక్షల రూపాయల వరకు వడ్డీ లేని రుణాలు ఇచ్చేది మా రాష్ట్రమే। కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో వడ్డీ లేని రుణాలు మీరు बीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने आज कामारेड्डी में मीडिया से बात करते हुए सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे की जानिब से चेवड़ला में SC/ST डिक्लेरेशन जारी करने पर तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस फिर एक मरतबा दलितों को धोखा देने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिस वक्त बरसों मुल्क और रियासत में बरसर इख्तिदार थी, उस वक्त उन्हें दलितों से हमदर्दी करना याद नहीं आया, जबकि अब तेलंगाना में इंतखाबात का मौसम है, इसीलिए कांग्रेस दलितों को 12 लाख रुपए देने की बात कर रही है, जबकि वज़ीर आला केसीआर यहाँ पर दलितों को 10 लाख रुपए बगैर किसी वापसी के अदा कर रहे हैं। उन्होंने अमित शाह की जानिब से मरकजी हुकूमत की तरफ से किसानों को दी जाने वाली सहूलतें और धान की खरीदारी के आदाद शुमार को झूठा करार दिया। कविता ने कहा कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना हुकूमत की तरह रैतु बंधु स्कीम की कॉपी करते हुए 13 करोड़ किसानों को सहूलत देने का ऐलान किया, लेकिन सिर्फ 2.5 करोड़ किसानों का ही अहाता किया, जबकि तेलंगाना हुकूमत रियासत के हर किसान को रैतु बंधु स्कीम के तहत फी एकड़ 10,000 रुपए फराहम कर रही है। దళితుల మీద ఎక్కడ లేని ప్రేమను ఒలకబోస్తూ ఎస్సీ డిక్లరేషన్ సభ అని ఒకటి పెట్టుకున్నారు। నిన్న మరీ విచిత్రంగా భారతీయ జనతా పార్టీ రైతు భరోసా సభ అని ఇంకొకటి పెట్టుకొని దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న వాళ్ళ నాయకులందరూ కూడా రావడం జరిగింది। ఈ రెండింటిని చూస్తూ ఉంటే నిజంగా తెలంగాణలో ఎన్నికలు వస్తున్నటువంటి సందర్భంలో లేనిపోని కల్లబొల్లి మాటలు చెప్పి
ప్రజలను పక్కదో పట్టించేటటువంటి ప్రయత్నం విపరీతంగా ప్రతిపక్షాలు చేస్తున్నట్టుగా మనకు అర్థమవుతా ఉన్నది. వాస్తవానికి ఆలోచన చేసినట్టయితే భారతదేశంలో అత్యధిక సంవత్సరాలు అధికారంలో ఉన్నటువంటిది కాంగ్రెస్ పార్టీ. అయినప్పటికీ దళితులను మరి ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు గరీబీ రేఖ కిందనే ఉంచారు, కానీ పైకైతే తీసుకొచ్చినటువంటి పాపన పోలేదు. కొత్తగా ఏర్పడ్డటువంటి రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సబ్బండ వర్ణాల कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के कामारेड्डी असेंबली हल्के से मुकाबला करने के ऐलान पर तबसरा करते हुए कहा कि रियासती वुज़रा को मुलाकात का वक्त न देने वाले चीफ मिनिस्टर किस तरह कामारेड्डी आएंगे और यहाँ के अवाम के मसाइल से वाकिफियत हासिल करेंगे। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस लीडर शब्बीर अली ने इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना के लिए लड़ने वाले इनकलाबी गुलकार गदर को प्रगति भवन आने की इजाज़त नहीं दी गई। शब्बीर अली ने कहा कि BRS और BJP मिलकर लोगों को धोखा दे रहे हैं। गెలిచిన వ్యక్తి ఆయన ఓపెన్ గా అన్నాడు, ఏ तुम लोग लाके दियो तो मैं ऐसा बोलने वाला नहीं हूँ, मैं पूरा करता हूँ। ఇకపోతే కర్ణాటకలో అన్నారు, కర్ణాటకలో ఇప్పటివరకు అమలు కాలేదు. నేను చెప్తున్నాను మీకు రిక్వెస్ట్ చేసి, బీఆర్ఎస్ పార్టీ కర్ణాటక ఉంది కాబట్టి మీ బీఆర్ఎస్ పార్టీకి చెప్పండి, నేను నా ముఖ్యమంత్రికి చెప్తాను. నేను ముఖ్యమంత్రితో కర్ణాటక బెంగళూరులో మనము మీటింగ్ ఏర్పాటు చేద్దాం. ఈ ఇప్పటివరకు ఎన్ని పథకాలు చేశారు, ఈ 30 ఆగస్టు నాడు కూడా రాహుల్ గాంధీ గారు ఇంకొక పథకంని కూడా మన ప్రారంభం చేయబోతున్నారు. పబ్లిక్ మీటింగ్లో నిన్న ఖర్గే గారు సభలో చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ఎన్ని పథకాలు మేము చెప్పినాం, ఎన్ని అమలు అవుతున్నాం, 5 హామీలు 30 తారీఖు నుంచి మొత్తం 5 హామీలు అమలు ఉంటాయి. దమ్ముంటే మీకు అక్కడ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెడదాం. మీకు కూడా రెస్పెక్ట్గా నేను అక్కడికి రమ్మని కోరుతున్నాను. అక్కడ ఉన్న సిద్ధరామయ్య చీఫ్ మినిస్టర్తో DK కిషోర్ కుమార్లతో కూర్చోబెట్టి నేను కూడా కూర్చుంటాను. మీరు కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీ అక్కడ వాళ్ళను మీరు కూడా రండి, మనం అక్కడ డిబేట్ పెడదాం బెంగళూరులో. ఎవరు ఇచ్చిన మాటలు ఎంతవరకు మీరు మాత్రం ఇప్పటివరకు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ డ్యూటీ जारिया साल के वाक़े में होने वाले रियासती असम्बली के इंतखाबात में कांग्रेस का बाएं बाजू जमातों के साथ इत्तेहाद तय होने से मुतालिक इत्तलात के दरमियान आज तेलंगाना कांग्रेस उम्र के इंचार्ज मानिकराव ठाकरे ने वाजे किया है कि रियासत में आने वाले इंतखाबात में बाएं बाजू जमातों के साथ इत्तेहाद करने के मसले पर अब तक सरकारी तौर पर किसी किस्म की बातचीत नहीं हुई। इंतखाबी इत्तेहाद का मामला पॉलिसी साज होता है और ये पॉलिसी साज फैसला PCC सदर रेवंत रेड्डी, CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का के बगैर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया में शामिल जमातों के साथ बातचीत करना एक आम बात है। मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए मानिकराव ठाकरे ने रियासत में कांग्रेस की मौजूदा सूरत हाल और आने वाले इंतखाबात की हिकमत अमली व दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि वो अपनी तरफ से कम्युनिस्ट जमातों से इंतखाबी इत्तेहाद के सिलसिले में बातचीत नहीं कर सकते क्योंकि हाईकमान ने उन्हें इसकी हिदायत नहीं दी है। मानिकराव ठाकरे ने कहा कि कांग्रेस की तायद करने कई तंजीमें आगे आ रही हैं, जिनमें मंदा कृष्णा मादिगा और R कृष्णा के अलावा दीगर तंजीमों के कायदीन भी शामिल हैं। तो इन्होंने किसानों के लिए कोई भी ऐसी योजना नहीं है कि किसानों के भविष्य के लिए किसानों का जीवन सुरक्षित हो। इस तरीके से लगातार ये सरकार किसानों का, इस देश के लोगों का जो पैसा है वो पूरी तरह लुटाने का काम केसीआर सरकार, BRS लगातार कर रही है। ये जनता को समझ चुके हैं। हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब हमारी सरकार कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर आने वाली है और आने के बाद हमारे नेता राहुल जी गांधी जी ने जो वारंगल में बताया था कि हम किसानों के लिए 2 लाख रुपया का जो कर्जा उनके ऊपर है वो पूरी तरह माफ करेंगे, राहुल जी गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा था। और ये भी कहा था जो भी मजदूर हमारे भाई है उनको भी खेती। सूर्यापेट बल्दिया की BRS काउंसलर रेणुका ने रियासती हुकूक इंसानी कमीशन से रुजू होते हुए जिले से ताल्लुक रखने वाले वजीर बरकी जगदीश रेड्डी से जान का खतरा लाहक होने की शिकायत दर्ज कराई। रेणुका जो हुक्मरान जमात BRS की काउंसलर भी हैं, उन्होंने इंसानी हुकूक कमीशन में की गई शिकायत में बताया कि उनके शोहर
जुनैया यादव जो सूर्यापेट जिले मार्केटिंग सोसाइटी के चेयरमैन हैं, उनके खिलाफ वजीर जगदीश रेड्डी गैर कानूनी मुकदमा दर्ज करवाते हुए हरासा कर रहे हैं और वजीर मौसूफ से उन्हें जान का खतरा भी लाक है। रेणुका ने कहा कि पिछले तबकात से ताल्लुक रखने वाले हम जैसे सियासी कायदीन को हर जिले में एक असेंबली सीट मख्तस करने की दरखास्त करने के दूसरे ही दिन वजीर जगदीश रेड्डी ने पुलिस के जरिए 71 मुकदमात दर्ज करवाते हुए उन्हें हरासा कर रहे हैं। रेणुका ने कहा कि वो उनके शोहर गुज़िश्ता 20 साल से बीआरएस पार्टी में हैं और उनके शोहर वजीर जगदीश रेड्डी के करीबी हामी भी हैं। ताहम उनके शोहर असेंबली टिकट की ख्वाहिश जाहिर करने पर उन्हें हरासा किया जा रहा है। వచ్చినాయి ఒక్క వాట అడిగినందుకే దళితులము మాకు ఒక వాట కావాలి, టికెట్ కావాలని అడిగినందుకే మేము మాకు ఈ కేసులు పెట్టి మమ్మల్ని ఆరోపణలు ఇచ్చి మమ్మల్ని నా భర్త ఎక్కడుండో కూడా తెలియకుండా మమ్మల్ని చిత్రహింసలు పెడుతుర్రు. ప్రతి పోలీసు వాళ్ళను ఇండ్ల మీద పంపించి వాళ్ళు మంత్రి గారు కాళ్ళు మొక్కకుండా ఉంటేనే మీకు సేఫ్టీ ఉంటుంది, లేకపోతే ఉండదు, మీకు ప్రాణభయం ఉంటుంది అని ఈ కేసులు. అదే మేము మంచోళ్ళం కాదనుకో ఈ 9 సంవత్సరాలు ఎట్లా ఎమ్మటి కూసబెట్టుకుంటూ 9 సంవత్సరాలు ఎమ్మటి కూసబెట్టుకుని మంచోళ్ళు కావు. ఇలా వాటాడగానే మంచోళ్ళు కానీ కేసులు పెట్టి మా మీద గత 3 సంవత్సరాల మీద మా మా ఇట్లా జానయ్య గారి మీద మర్డర్ కేసు పెట్టి वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नए भर्ती किए गए अफराद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से ज़्यादा तकर्रुरनामे जारी किए। मुल्क में 45 मकामात पर रोज़गार मेले का एहतमाम किया गया। ये 8वां रोज़गार मेला है। इसके ज़रिए उमूर दाखिला की वजारत ने दिल्ली पुलिस के साथ साथ मुख्तलिफ मरकज़ी मुसल्लह फोर्सेस और मंशियात पर कंट्रोल से मुतालिक ब्यूरो में अहलकारों की भर्ती की है। नए मुकर्रर किए गए अहलकारों से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि नीम फौजी फोर्सेस के लिए भर्ती के अमल में कई तब्दीलियाँ की गई हैं ताकि नौजवानों के लिए नए रास्ते खोले जा सकें। बीते कुछ वर्षों में अर्धसैनिक बलों की भर्ती प्रक्रिया में हमने कई बड़े बदलाव किए हैं। आवेदन से लेकर चयन तक की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा अब 13 स्थानीय भाषाओं में भी कराई जा रही है। पहली ऐसी परीक्षा में सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी चुनने का ही विकल्प होता था। अब मातृभाषा का मान बढ़ा है। इस बदलाव से लाखों युवाओं के लिए रोजगार पाने के रास्ते खुल गए हैं। पिछले वर्ष भी छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों में सैकड़ों आदिवासी युवकों की नियुक्ति की गई थी। इन्हें नियमों में छूट देकर सुरक्षा बल में भर्ती पाने का अवसर दिया गया ताकि विकास की मुख्य धारा से जुड़े रहें। इसी तरह बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट और उग्रवाद प्रभावित जिलों रोजगार मेले की 8वीं किस्त में आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश रियासतों के 1945 नौजवानों ने सीआरपीएफ, बीएसएफ, सशस्त्र सीमा बल जैसे नीम फौजी दस्तों में तकर्रुर के कागजात हासिल किए। उनमें से 196 खवातीन हैं। मरकजी ममलिकती वजीर राजीव चंद्रशेखर ने रोजगार मेले की 8वीं किस्त के हिस्से के तौर पर हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टे के करीब सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में मुनक़दा प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। वजीर मौसूफ ने कहा कि नए हिंदुस्तान की तामीर के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने की जिम्मेदारी नौजवानों पर आयद होती है। हिंदुस्तान के तजुर्बेकार जेवलिन फेंकने वाले नीरज चोपड़ा ने तारीख रकम कर दी है। दरअसल नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल जीत लिया। इसके साथ ही पाकिस्तानी खिलाड़ी को चांदी के तमगे से मुतमईन होना पड़ा। इस तरह नीरज चोपड़ा आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले हिंदुस्तानी बन गए हैं। ताहम नीरज चोपड़ा के लिए शुरुआत अच्छी नहीं रही। हिंदुस्तानी तजुर्बेकार नीरज चोपड़ा पहली कोशिश के बाद 12वें नंबर पर थे। दरअसल नीरज चोपड़ा की थ्रो को गलत करार दिया गया था, लेकिन इसके बाद नीरज चोपड़ा ने शानदार वापसी की। Probably had these three men to certainly come and certainly challenge for the medals. They might not. भारतवासियों को मैं धन्यवाद बोलूंगा कि आप सभी
रात को जाग रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेडल पूरे इंडिया के लिए है। ओलंपिक चैंपियन बने, कभी वर्ल्ड चैंपियन है, हम कुछ भी कर सकते हैं। आप सब ऐसे ही मेहनत करते रहो अलग अलग फील्ड में, और हमको दुनिया में नाम करना है। Would have probably had these three men to certainly come, certainly challenge for the medals. They might not. भारतवासियों को मैं धन्यवाद बोलूंगा कि आप सभी रात को जाग रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेडल पूरे इंडिया के लिए है। ओलंपिक चैंपियन बने, कभी वर्ल्ड चैंपियन है, हम कुछ भी कर सकते हैं। आप सभी ऐसे ही मेहनत करते रहो अलग अलग फील्ड में। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि वो सरकारी मुलाजिम को प्रमोशन लेटर बांटते हैं और उनके साथ फोटो खिंचवाकर उन्हें भी सरकारी मुलाजिमत में नई तकरूरी बताकर तशहीर करते हैं। खड़गे ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सिर्फ अपनी तशहीर में यकीन रखते हैं। हालत यह है कि सरकारी मुलाजिमीन को प्रमोशन लेटर देकर भी उन्हें नई नौकरियां देने के तौर पर तशहीर करते हैं। उन्होंने कहा कि सालाना 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करके मोदी जी माहाना किस्तों की शक्ल में हमारे नौजवानों को चंद हजार अपॉइंटमेंट लेटर्स बांट रहे हैं। वो आज भी ऐसे ही लेटर तकसीम कर रहे हैं। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक उनमें सरकारी मुलाजिमतों में प्रमोशन पाने वालों के नाम भी हैं। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस का कन्वीनर बनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी बनना नहीं चाहता, ये मैं आपको बार बार कहता आया हूँ। मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है, मैं बस सभी को एकजुट करना चाहता हूँ। वज़ीर आला नीतीश कुमार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ पीर को श्री कृष्णा मेमोरियल हॉल पहुंचे थे। अपोजिशन पार्टियों के अलायंस इंडिया की तीसरी मीटिंग मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। इस मीटिंग में अलायंस के कन्वीनर का ऐलान होने की तवक्को है। शुरुआत से ही इस बात की चर्चा है कि नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाया जाएगा। कन्वेनर वगैरह पर भी कुछ चर्चा होगी, स्वीकार करिएगा उसकी चर्चा है कि आपको पूरे नहीं, हमको कुछ नहीं बनना है। हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, तो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं। तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें। हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ सब बात नहीं, हम लोग तो सबको एकजुट कर रहे हैं। सर एक सवाल है, कन्वेनर वगैरह पर भी कुछ चर्चा होगी, स्वीकार करिएगा उसकी चर्चा है कि आपको हम सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज लेजेंडरी अदाकार वो सियासतदान एनटी रामाराव के एजाज में 100 रुपए के सिक्के का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एनटीआर के अफराद खानदान के अलावा बीजेपी के कई सीनियर कायदीन मौजूद थे। स्वर्गीय श्री एनटी रामाराव जी ने तेलुगु फिल्म के जरिए भारत सिनेमा और संस्कृति को समृद्ध बनाया है। उन्होंने रामायण और महाभारत के प्रमुख पात्रों को अपने अभिनय से जीवंत रूप प्रदान किया है। उनके द्वारा अभिनीत प्रभु श्री राम, श्री भगवान श्री कृष्ण के चरित्र इतनी सजीव बन पड़ी थी कि लोग रामाराव जी को पूजने लगे थे। तिरुपति में भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी का दर्शन करने के बाद बहुत से लोग चेन्नई, जो तो मंदराज कहलाता था, जाकर श्री एनटी रामन जी को दर्शन करते थे। ऐसा इसलिए था कि एनटीआर ने भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी का संजीव अभिनय अपनी फिल्म में किया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज 19 सितंबर यानी गणेश चतुर्थी पर जियो एयर फाइबर लॉन्च करेगी, यानी बिना वायर के फास्ट ब्रॉडबैंड मिल सकेगा। रिलायंस इंश्योरेंस बिजनेस भी उतरने वाली है। कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने 46वें एनुअल जनरल मीटिंग में यह ऐलान किया। वहीं रिलायंस के बोर्ड में आकाश अंबानी, अनंत अंबानी और ईशा अंबानी को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट किया गया। साथ ही मुकेश अंबानी अगले 5 साल तक RIL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने रहेंगे। नीता अंबानी ने बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। Over the next 3 years to over 200 million high-paying homes and premises. And through fixed mobile convergence,
we can foster greater engagement and loyalty among Indian households, especially premium households, where home broadband usage is growing the fastest. This also lays the foundation for widespread adoption of various smart home solutions, which Akash and Kiran will describe in their demo section. Today, I am delighted to announce that Jio Air Fiber will launch on the auspicious occasion of Ganesh Chaturthi on 19th September, giving us another avenue for customer value and revenue growth in the untapped Indian home segment. Air Fiber uses our pan-India 5G network and advanced wireless technologies to bypass the need. इसरो ने पीर के रोज कहा कि 27 अगस्त को चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान के सामने 4 मीटर डायमीटर यानी 4 मीटर चौड़ा एक क्रेटर, एक गड्ढा आ गया था। यह गड्ढा रोवर की लोकेशन से 3 मीटर आगे था। ऐसे में रोवर को रास्ता बदलने का कमांड दिया गया। अब ये बिल्कुल महफूज रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। इस तरह प्रज्ञान ने दूसरे क्रेटर का सामना किया। इससे पहले रोवर करीब 100 मिलीमीटर की गहराई वाले एक छोटे क्रेटर से गुजरा था। चांद पर रोवर के ऑपरेशन सेमी ऑटोनोमस है। इसे चलने के लिए ग्राउंड स्टेशनों को कमांड अपलिंक करने की जरूरत पड़ती है। इसरो चांद पर तो उतर चुका है। इसरो सूरज की स्टडी करने के लिए 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर अपना सोलर मिशन लॉन्च करने वाला है। इसका नाम आदित्य L1 रखा गया है। इसरो ने पीर को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आदित्य L1 सूरज की स्टडी करने वाला पहला स्पेस बेस्ड इंडियन लेबोरेटरी होगी। इसे सूरज के चारों जानिब बनने वाले कोरोना के रिमोट ऑब्जर्वेशन के लिए डिजाइन किया गया है। इस स्पेसक्राफ्ट को श्रीहरिकोटा से PSLV एक्सेल रॉकेट से स्पेस में भेजा जाएगा। शहर हैदराबाद में एक ज़ईफ खातून 9 साल पहले उसकी जान बचाने वाले पुलिस ओहदेदार को देखकर फौरी बस से उतर गई और उनका शुक्रिया अदा किया। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया। तफसीलात के मुताबिक महाकाली के ACP रविंदर ने साल 2014 में टप्पा चबूतरा पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दी थी। इस मौके पर कारवान इलाके से ताल्लुक रखने वाली कविता नामी ज़ईफ खातून को इस ओहदेदार ने सड़क पर बीमार हालत में देखा। रविंदर ने खातून को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करवाया और अपने जाती खर्च से उस खातून का ऑपरेशन करवाया, जिस पर वो रूबे सेहत हो गई। रविंदर से कविता की बादजा मुलाकात नहीं हुई और गुज़िश्ता रोज अचानक रविंदर के नजर आने पर कविता ने बस को रुकवाया और उतरकर उनका शुक्रिया अदा किया। ACP रविंदर राष्ट्रपति रोड सिकंदराबाद में मुनक़िद होने वाले वजीर श्रीनिवास यादव के प्रोग्राम के लिए सिक्योरिटी ड्यूटी पर थे। इस वीडियो में खातून को तेलुगु जबान में कहते हुए सुना गया कि वो आज इस पुलिस ओहदेदार की वजह से जिंदा है। रियासत महाराष्ट्र में बकरियों और कबूतरों की चोरी का इल्जाम लगाते हुए 4 दलितों की बुरी तरह से पिटाई की गई। ये वहशियाना वाक़ये के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। रियासत महाराष्ट्र अहमदनगर जिले के श्रीरामपुर तालुके के हरिगांव में यह वाक़या पेश आया। इस मामले में पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीगर 5 फरारी में बताए जा रहे हैं। शहर हैदराबाद के रामकोट इलाके में बस की टक्कर से बल्दिया के जारोकुश हलाक हो गई। यह खातून झाड़ू दे रही थी कि एक प्राइवेट कॉलेज की तेज रफ्तार बस ने उन्हें टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में खातून गिर पड़ी और मौके पर ही हलाक हो गई। इतला पर पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बस ड्राइवर के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। आसिफ नगर के इलाके में प्रिंस बार में शराब नौशी के बाद दोस्तों में झगड़ा हो गया और इस झगड़े में मुजाहिद नामी शख्स शदीद जख्मी हो गए और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। आसिफनगर पुलिस फौरी मौके पर पहुंची और कई जख्मी अफराद को इलाज के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। एक केस दर्ज कर लिया गया है। इस पूरे मामले की तहकीकात जारी है। बाद में उसको उस्मानिया हॉस्पिटल के शिफ्ट करे तो उन्हें क्रिटिकल कंडीशन में उन्हें मुझ पर ये पिटिशन में कंप्लेंट में केस नमद करके इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। अभी मुजाहिद का कुछ सीरियस है, वो इन्वेस्टिगेशन होने के बाद इस पर क्या क्या है, इसमें कौन कौन है, मैं इंक्वायरी करके मैं बाद में रीज़न क्या है इसका? रीज़न कुछ में पूरा दारू पी
के गड़बड़ कर रहे हैं बस क्या काम करता है? उन्हें फर्नीचर शॉप में पॉलिश करते हैं। तो शराब पीने के बाद झगड़ा हुआ सर? हाँ, शराब के बाजू पे वो टाइम पर। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।